तो लाला लाजपत राय ने कुछ लोग के साथ इसका विरोध किया और लाठीचार्ज करवाई फिर अंग्रेजों ने, और उस टाइम पर लाठी की चोट की वजह से कुछ समय बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। कौन सा प्लेनेट है जो कि सुबह का तारा और शाम का तारा बोला जाता है? वीनस यानी कि शुक्र ग्रह ही है। सांची का स्तूप भारत के अंदर कहां पर है जो कि अशोक के टाइम पर बनवाया गया था? मध्य प्रदेश। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? असम में। कि जो ये बुक है भारत की खोज, ये जवाहरलाल नेहरू ने एक जेल में लिखी थी, अहमदनगर जेल में। जो इनकलाब जिंदाबाद नारा लिखा था वो मौलाना हजरत मोहानी ने लिखा था, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने जब डिवाइडेशन कर दिया था बंगाल का, तो उसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। 1905 में शुरू हुआ था। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो अपने घर कैसे बना रखे थे? उन्होंने पकी हुई ईंटों से बना रखे थे, जैसे कि आज बनते हैं। जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट की राजधानी। कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग बनी थी उन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था, उसे ही लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता। उस आदमी का नाम बताइए जो कि पहली बार स्पेस में गया था? यूरी गार्गिन। इनकी एसबीआई के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खरा। नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत, और जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था, लेकर आ चुका हूं एसएससी सीएचएसएल के लिए सुपर फास्ट मैराथन, जिसके अंदर हम जीएस के ऑलमोस्ट सभी मोस्ट इंपोर्टेंट और टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स को डिटेल के साथ कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस मैराथन के बाद आपका सीएचएसएल एग्जाम के लिए जीएस का 80% पोर्शन कवर हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहां पर हम टॉपिक वाइज चलने वाले हैं। एक टॉपिक लेंगे, उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ जाएंगे। टॉपिक कौन कौन से डिस्कस करने वाले मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, सेकंड पर हम नेशनल पार्क देखेंगे, थर्ड फोक डांसेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखेंगे, अपॉइंटमेंट्स, कंप्यूटर से रिलेटेड बुक्स देखेंगे, हेडक्वार्टर, हड़प्पा सभ्यता, मॉन्यूमेंट्स, मूवमेंट, हिस्ट्री, स्लोगन्स, स्टेट सीएम, फर्स्ट इन इंडिया, टेंपल्स, कैपिटल करेंसी, अवार्ड्स भी देखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, फोकस के साथ देखिएगा, मिस मत करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट शुरू करते हैं आज का मैराथन। और हाँ फ्रेंड्स, काफी सारे लोग कंफ्यूजन में पूछ रहे थे कि हमारी दोनों ही जीएस की बुक्स में से एसएससी सीएचएसएल के लिए किस बुक में इंपॉर्टेंट मटेरियल दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो सब्जेक्टिव बुक है ना, इसके लास्ट में 50 पेजेस के ऊपर स्टैटिक जीके यानी कि मिसलेनियस विविध के नाम से आपको एक पोर्शन मिल जाएगा। वहां पर कंप्लीट टॉपिक वाइज पोर्शंस कवर किए हुए हैं, टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स है जो कि सीएचएसएल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले उन स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को कवर कर लीजिएगा, लास्ट 50 पेज को, बहुत अच्छा स्कोर आप करके आओगे। तो ये वाला बुक इंपॉर्टेंट है फिलहाल के टाइम पर। वैसे तो ये भी है, लेकिन फिलहाल टाइम नहीं है ये, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये वाला बुक आप कवर कर सकते हो। लास्ट के 50 पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके का पोर्शन, ठीक है, कवर कर लीजिएगा। और जिन लोगों के पास अभी तक बुक नहीं है, फटाफट परचेज कर लीजिए। ऑनलाइन परचेज करने के लिंक्स मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रखे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सुपरफास्ट मैराथन के टॉपिक नंबर फर्स्ट के बारे में, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट डेज यानी कि महत्वपूर्ण दिवस। फ्रेंड्स, स्क्रीन के ऊपर आपको 3-4 चीजें देखने को मिलते हैं। एक तो दिवस, कौन सा दिवस मनाया जाता है, साथ ही डेट दी गई है कि वो दिवस कब मनाया जाता है, और साथ ही उस दिवस का थीम कि वो दिवस इस बार इस डेट पर मनाया गया, थीम क्या था इस बार उस दिवस का। तो नीचे मैंने थीम मेंशन किया हुआ है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर थीम भी पूछ लिया जाता है, और यहां पर मैंने इमेज भी लगाई हुई है ताकि माइंड में आपके अच्छे से बैठ सके वो चीज। तो फ्रेंड्स, नोट करते हुए चलिएगा। पहला दिवस है हमारा वर्ल्ड हिंदी डे, जो कि इस बार 10 जनवरी 2021 को मनाया गया। बात हो रही है वर्ल्ड हिंदी डे के। 1 सितंबर में मनाया जाता है नेशनल हिंदी डे, लेकिन हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड हिंदी डे की। इस बार इस डे का जो थीम था वो देखिए, न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया एंड न्यू हिंदी। इस बार वर्ल्ड हिंदी डे का थीम था। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि हिंदी को वर्ल्ड वाइड प्रमोट कर सके, ठीक है, हिंदी के बारे में बाहर के लोग भी जान सके। तो नोट कर लीजिएगा, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट है हमारा नेशनल वोटर्स डे, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, हाल ही में मनाया गया। 25 जनवरी 2021 को यह दिवस मनाया गया। इस बार इसका जो थीम था देखिए, मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। इस बार इसका थीम था, यानी कि जो हमारे वोटर्स हैं, मतदाता है, उनको सशक्त बनाना, साथ ही उनको सतर्क बनाना, साथ ही उनको सुरक्षा प्रदान करना। इस बार इस दिन का थीम था। तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया गया। थीम नोट करते हुए चलिएगा, एक बार में थीम याद नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर नोटबुक में अगर आप एक बार नोट कर लोगे फिर उसको रिवाइज कर लोगे तो याद हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड कैंसर डे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बार ये 4 फरवरी 2021 को मनाया गया। इस बार जो वर्ल्ड कैंसर डे का थीम था आई एम एंड आई विल, इस बार इसका थीम था, लास्ट ईयर भी यही थीम इसका कंटिन्यू रहा था। आई एम एंड आई विल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया और ये उसका थीम था। लोगों को इस बीमारी के बारे में बताने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि कैसे सही उपचार लेना चाहिए और कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है, इसलिए मनाया जाता है। और लोगों को थोड़ी पावर, मतलब एक मनोबल बनाने के लिए, जो लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, ठीक है, उनको थोड़ा हिम्मत देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है कि कैंसर को कैसे हराएं। नेक्स्ट है नेशनल साइंस डे, हाल ही में मनाया गया 28 फरवरी 2021 के रूप को मनाया गया। इस बार इसका जो थीम था फ्यूचर ऑफ एसटीआई, एसटीआई की फुल फॉर्म है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस, इंपैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क। ये इसका इतना लंबा थीम था, नोट कर लीजिए, कहीं पर भी आप यहां पर लिखा हुआ देख ही रहे। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया गया। फिजिसिस्ट जो इंडिया के बहुत बड़े थे, सीवी रमन, इन्होंने खोज की थी रमन इफेक्ट की। उस दिन से इस दिवस की 1930 से लगभग यह दिवस मनाना शुरू हुआ था, जब इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी और इनको रमन इफेक्ट की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 8 मार्च 2021 को यह दिवस मनाया गया। इस बार जो इस दिवस का थीम था चूज टू चैलेंज, इंटरनेशनल वुमेन डे का इस बार थीम था चूज टू चैलेंज। याद रखिएगा, यह भी इसलिए बनाया जाता है ताकि विश्व भर में जो महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बना हुआ है लोगों का, उसको बदलने के लिए, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, मतलब उनको और उत्साह बढ़ाने के लिए, समाज में उनको अच्छा सम्मान दिलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाटर डे, हाल ही में मैंने आपको दी करंट अफेयर शो में बताया था 22 मार्च 2021 को यह दिवस मनाया गया। वर्ल्ड वाटर डे है ये, यानी कि विश्व जल दिवस। इस बार इसका जो थीम था वैल्यूइंग वाटर, ठीक है, वैल्यूइंग वाटर इस बार इसका थीम था, यानी कि पानी की महत्वता थीम था। और इसी दिन एक योजना भी शुरू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जल शक्ति योजना या फिर जल शक्ति अभियान, 22 मार्च को ही, जो कि 23 नवंबर तक चलेगा। मैंने आपको कवर करा दिया था इंपॉर्टेंट योजना वाली वीडियो जो मैंने आपको प्रोवाइड की थी, देख लीजिएगा, चैनल के ऊपर लिस्ट मिल जाएगी। फ्रेंड्स, चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है स्पेशल एसएससी क्लासेस, काफी सारे टॉपिक मैंने कवर करा रखे हैं, जैसे कि बैच बुक हो या फिर योजना हो या फिर और भी काफी सारी वोकैबुलरी टाइप की वीडियो है, तो वो सभी देख लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, हाल ही में कल वाले दी करंट अफेयर शो में आपको कवर कराया था। 31 मार्च 2021 को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी के रूप में मनाया गया। इसका कोई थीम नहीं था, बस इसी नाम से विश्व भर में मनाया जाता है, ट्रांसजेंडर ऑफ विजिबिलिटी। वही है जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, इनके रिगार्डिंग लोगों को जागरूक करना, इनको समाज में अच्छा सम्मान दिलाना, इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है यार, डिफरेंट डे है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 मार्च को मनाया गया, हर साल मनाया जाता है लेकिन थीम डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। 7 अप्रैल 2021, अभी तक 7 अप्रैल नहीं आया है, लेकिन जो थीम है इस दिवस का वो ऑलरेडी फिक्स हो रखा है WHO के थ्रू। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल 2021 को मनाया जाता है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस बार इसका जो थीम रहेगा बिल्डिंग अ फेयर हेल्थियर वर्ल्ड, बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड, इस बार इसका थीम रहने वाला है। तो याद रखिएगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि एग्जाम आपका 12 अप्रैल से शुरू है, तो ये क्वेश्चन जरूर बनेगा और विश्व स्वास्थ्य दिवस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल अर्थ डे, यानी कि वर्ल्ड या फिर कह लीजिए, हाँ मतलब विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2021 को मनाया जाता है। अभी तक 22 अप्रैल नहीं आई, लेकिन एग्जाम आपका आगे भी चलने वाला है 22 अप्रैल से, तो ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि करंट का क्वेश्चन हो जाएगा। इस बार इसका जो थीम रहेगा रीस्टोर अवर अर्थ, रीस्टोर अवर अर्थ इस बार इंटरनेशनल अर्थ डे का थीम रहेगा, जो कि 22 अप्रैल 2021 को मनाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड नो टैबको डे। एनटीपीसी के एग्जाम में हाल ही में यह क्वेश्चन पूछा गया था। 31 मई को यह दिवस मनाया जाता है, इस बार भी 31 मई 2021 को मनाया जाएगा। जो लोग सीजीएल के कैंडिडेट है या फिर एमटीएस के कैंडिडेट है और ये वीडियो देख रहे हैं तो नोट कर लीजिए, 31 मई को वर्ल्ड नो टैबको डे मनाया जाता है और इस बार इसका जो थीम रहेगा वो कमिट टू क्विट रहेगा, कमिट टू क्विट। नेक्स्ट है
वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून 2021 को हर साल मनाया जाता है, यानी कि इस बार 2021 को मनाया जाएगा, हर साल 5 जून को ही मनाया जाता है। इस बार इसका जो थीम रहेगा इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इस बार इसका थीम रहेगा। 5 जून को इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे या फिर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, जो कि हर साल 14 जून को मनाया जाता है, इस बार भी मनाया जाएगा। इस बार जो इसका थीम होगा थैंक यू फॉर सेविंग माय लाइफ, क्योंकि अगर कोई बंदा ब्लड डोनेट कर रहा है वो किसी न किसी की लाइफ तो सेव कर ही रहा है, तो इस बार इसका थीम रहेगा थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ। नोट कर लीजिएगा, MTS, GD, CGL के एग्जाम में जरूर आएगा या फिर अदर कोई भी एग्जाम में आएगा। ठीक है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून। नेशनल है नेशनल योगा डे, हाँ इंटरनेशनल योगा डे, हाँ इंटरनेशनली मनाया जाता है योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे हर साल 21 जून को मनाया जाता है और ये 2020 का ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ईयर का हाफ अब आगे चला गया है। जून से पहले एग्जाम में नए पूछे जाएंगे 2021 के, जून के बाद 2020 वाले पूछे जाएंगे। तो 2020 में जो दिवस मनाए गए जून के बाद, जून से लेकर दिसंबर तक, वो आपको बताऊंगा। साथ ही उनके थीम क्या थे वो बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में यही पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी ईयर का एंड नहीं आया, यानी कि हाफ नहीं आया है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हर साल 21 जून को मनाया जाता है और 2020 में इसका जो थीम था वो ये था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, क्योंकि कोविड-19 की वजह से तो कोई पार्क वगैरह नहीं जा पाया, इसलिए योगा स्वास्थ्य के लिए कीजिए और घर पे रहकर कीजिए। नेक्स्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 11 जुलाई 2020 में यह दिवस मनाया गया। इस बार जो इसका थीम था पुटिंग द ब्रेक ऑन कोविड-19, पुटिंग द ब्रेक ऑफ कोविड-19 वर्ल्ड पॉपुलेशन का थीम था। नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट डे, ये राष्ट्रीय खेल दिवस है जो कि हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है, इसका कोई थीम नहीं होता। नेक्स्ट है इंटरनेशनल यूथ डे, समझ गए, इंटरनेशनल यूथ डे यानी कि विश्व युवा दिवस। विश्व युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। 2020 में इस दिवस को जो थीम था वो ये था यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन इंटरनेशनल यूथ डे का इस बार थीम था। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो मनाया गया 8 सितंबर 2020 को मनाया गया। इस बार जो इसका थीम था लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। ठीक है, ये इसका थीम था, क्योंकि कोविड-19 चला हुआ था, तो लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। 10 सितंबर को हर साल वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार इसका जो थीम था वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड्स, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड्स। ठीक है, सुसाइड करने से बचाएं, इसमें लोगों को जागरूक करना, जो लोग डिप्रेस फील करते हैं और सुसाइड जैसा कदम उठाते हैं उनको समझाना और सुसाइड करने से बचाना लोगों को। इस दिन की मतलब इस दिन को मनाने का एक कारण होता है, तो 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल हिंदी डे, जो कि हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। स्टार्टिंग मैंने आपको क्या बताया था, वर्ल्ड हिंदी डे जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है, और ये है हमारा नेशनल यानी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड हार्ट डे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि विश्व हृदय दिवस, हृदय के स्वास्थ्य के लिए लोगों को जागरूक करना। 29 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। इस बार का जो थीम था हार्ट टू बीट, हार्ट टू बीट इस बार वर्ल्ड हार्ट डे का थीम था। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड टूरिज्म डे। ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। इस बार जो इसका थीम था टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट इस बार इसका थीम था। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। इस बार जो इसका थीम था इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन मेंटल हेल्थ, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन मेंटल हेल्थ, मेंटली फिट रहो और इन्वेस्टमेंट करो मेंटल हेल्थ को बढ़ाने के लिए, मेंटली स्वस्थ रहो, लोगों को जागरूक करना है इस दिन को मनाने का मकसद। नेक्स्ट है वर्ल्ड एड्स डे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। वर्ल्ड एड्स डे
1 दिसंबर 2020 को मनाया गया लास्ट ईयर। इसका जो इस बार थीम था वो फाइनली नहीं, क्योंकि काफी सारे लोगों ने अलग अलग चीज कही है, इसके बारे में अपने अपने थॉट्स दिए हैं, तो बहुत सारे इसके थीम बने थे, ये कह सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार जो इसका थीम था, रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट। रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट, यानी कि अपने अधिकार के लिए खड़े हो, अपने अधिकार के लिए लड़ो। ह्यूमन राइट डे इसलिए मनाया जाता है लोगों को जागरूक करना कि कोई किसी को नहीं दबा सकता, सबको हक है अपने तरीके से रहने का, इसलिए वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है हर साल 10 दिसंबर को। आई होप समझ गए होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा लास्ट डे था। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे, तो चलिए पीपीटी लगाता हूं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है फोक डांसेस, यानी कि लोक नृत्य। एग्जाम में इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में आपको किसी भी नृत्य का नाम दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि ये नृत्य कौन से राज्य का लोक नृत्य है। तो ध्यान से देखिएगा, अच्छे से आपका कवर करा दूंगा। क्वेश्चन डेफिनेटली आपको अपने एग्जाम में इससे मिलेगा ही मिलेगा। पहला जो हमारा डांस है वो है चेराव डांस। एक डांस का नाम है चेराव डांस। ये हमारा मिजोरम का लोक नृत्य है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ 8 लोगों का ग्रुप बैम्बोज यानी कि जो बांस होती है उनको पकड़कर ऐसे बैठता है, और कुछ जो एक ग्रुप होता है महिलाओं का, वो इसके बीच में डांस परफॉर्म करते हैं। इसी को हम चेराव डांस बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बीटिंग बैम्बोज डांस भी बोलते हैं। तो ये मिजोरम का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट डांस है हमारा रास लीला। समझ गए होंगे, रास लीला जो लोक नृत्य है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, जो कि स्पेशल कृष्ण को समर्पित है। ठीक है, एक तरीके के नाटक और कुछ गीत वगैरह गाते हैं, रास लीला उसी को ही बोलते हैं। और ये श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। उत्तर प्रदेश के अंदर इसको किया जाता है परफॉर्म। नेक्स्ट है हमारा गरबा डांस। पता ही होगा, बड़ा इजी सा है। गुजरात के अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है। गुजरात का ये एक लोक नृत्य है गरबा। इसमें क्या होता है, ये स्पेशल नवरात्रों के टाइम पर किया जाता है गरबा। नेक्स्ट है डांडिया डांस है। ये भी हमारा गुजरात का ही डांस है, जिसमें महिलाओं का कुछ ग्रुप या फिर जो जेंट्स है वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। डांडी से इसको परफॉर्म करते हैं, आप देख रहे हैं जैसे। नेक्स्ट है हमारा नाटी। ये एक डांस है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हिमाचल प्रदेश का ये एक लोक नृत्य है नाटी। इसमें क्या होता है, इसमें महिलाओं का कुछ ग्रुप एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक चैन बना के इस डांस को परफॉर्म करते हैं। इसका नाम है नाटी। हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट है लावनी। बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार आपने देखा होगा। लावनी डांस है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में बॉलीवुड हब है मुंबई के अंदर। तो ये देखिए, कुछ आपको ऐसे नहीं दिखाई दे रही है, ये सभी वुमेन्स की, जैसे ये बॉलीवुड की ओल्ड मूवीज जो है 90s 80s की, उनकी एक्ट्रेस हीरोइनों इसी तरीके से, मतलब वो भी कपड़े वगैरह पहनती थी। तो आप इससे आइडिया लगा लीजिएगा कि महाराष्ट्र का जो लावनी डांस है वो महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है, जिसमें महिलाएं कुछ हैवी आभूषण पहन के और इस तरीके की पोशाक पहन के इस डांस को परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट है हमारा भांगड़ा। सबको पता है पंजाब का है भांगड़ा, एकदम मस्त डांस, जबरदस्त। नेक्स्ट है हमारा थेयम। ये एक केरल का डांस है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग माना जाता है, और ये 400 टाइप का होता है। 400 टाइप्स इस डांस के होती हैं, 400 तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है। इसका जो कॉस्ट्यूम होती है ना, जो इस डांस को परफॉर्म करता है वो बहुत ही हैवी कॉस्ट्यूम पहनकर इस डांस को परफॉर्म करता है। साथ ही में कुछ ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। ये देखिए, ये मेकअप है, ये कॉस्ट्यूम है, ये मतलब पोशाक पहनी हुई है और इस डांस को परफॉर्म किया जा रहा है। थेयम केरल का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है हमारा गिद्धा। ये पंजाब का लोक नृत्य है, जो कि स्पेशल बैसाखी के दिन ही परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बागुरुम्बा। बागुरुम्बा ये एक फेमस डांस है असम का। इसमें कुछ महिलाएं ढोल की तर्ज पर डांस को परफॉर्म करती हैं, इस टाइप की साड़ीज वगैरह पहन के। बागुरुम्बा असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट आ जाता है बिहू। बिहू के बारे में जानते होंगे, बहुत फेमस है, असम का एक लोक नृत्य है। इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है ढोल की तर्ज पर ही। नेक्स्ट आ जाता है हमारा घूमर। राजस्थान का एक लोक नृत्य है घूमर, राजस्थान, जिसमें घूम घूम के इस डांस को किया जाता है। कुछ अजीब ऐसी पोशाक पहनी जाती है और जिसको घूमर बोलते हैं। यह राजस्थान का लोक नृत्य है। कालबेलिया
एक लोक नृत्य है कालबेलिया, ये है हमारा राजस्थान का लोक नृत्य है कालबेलिया। एक राज्य के दो लोक नृत्य हो सकते हैं, वहां पर दो तरीके के डांस को परफॉर्म किया जा सकता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में नौटंकी भी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कहा जाता है और साथ ही रासलीला भी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कहा जा सकता है। एक है डमहल जो कि जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य है। इसमें भी कुछ महिलाओं का ग्रुप इस तरीके से चैन बना के इस डांस को परफॉर्म करता है, डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनकर, यानी कि मल्टी कलर कपड़े पहनकर। नेक्स्ट है मटकी डांस जो कि स्पेशल जन्माष्टमी के दिन परफॉर्म किया जाता है। ये डांस मध्य प्रदेश का पॉपुलर डांस है, ठीक है, वहां की संस्कृति को दिखाने के लिए इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। मटकी डांस कहां का है? मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट है हमारा राउत नाच, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ का ये राउत डांस है जिसमें स्पेशल टाइप की एक पोशाक पहनी जाती है, कलरफुल एक जैकेट पहन के, इस कुर्ता और जैकेट पहन के इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। ये जो उन्होंने देखिए कलरफुल जैकेट सी पहन रखी है, हिंदी में पता नहीं इनको क्या बोलते हैं, इस डांस को और सर पे इस तरीके से फूल वगैरह लगा के इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। शायद होली के दिन ज्यादातर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, छत्तीसगढ़ का राउत। तो फ्रेंड्स ये हमारे लगभग कितने हो गए? 16 टॉप इंपोर्टेंट लोक नृत्य हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। लोक नृत्य और भी हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। जैसे लावणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राउत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थेयम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही बिहू गरबा एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो नोट कर लिए होंगे, आई होप आपने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। एनटीपीसी का एग्जाम हो या फिर लास्ट ईयर का सीजीएल हो या फिर लास्ट ईयर का सीएचएसएल एग्जाम हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए पीपीटी लगाता हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसरो से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स साइंस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का पीपीटी आपके सामने लग चुका है, जिसमें इसरो से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि एग्जाम में बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिनको नहीं पता था नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो? इसरो का पहला चेयरमैन कौन था? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इसरो के पहले चेयरमैन थे। नेक्स्ट है हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो? इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर, कर्नाटक में इसरो का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मेनी सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड बाय इसरो? इसरो के थ्रू कितनी सैटेलाइट लॉन्च की गई? एक साथ ये पूछ रहा है वैसे तो। 104 सैटेलाइट इसरो के थ्रू सक्सेसफुली लॉन्च की गई। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो? इसरो के थ्रू पहली सैटेलाइट यानी कि पहला उपग्रह लॉन्च किया गया, वो कौन सा था? कल्पना फर्स्ट पहला उपग्रह था इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट बिल्ड बाय इंडिया? इंडिया के थ्रू जो पहला सैटेलाइट बनाया गया वो कौन सा था, उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट उस सैटेलाइट का नाम था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, इसरो विल लॉन्च इंडिया सेकंड मिशन टू मून कोल्ड। इसरो ने जब अपना सेकंड मिशन लॉन्च किया था चांद के ऊपर, वो क्या नाम था उसका? चंद्रयान 2 था उसका नाम। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसएलवी? फ्रेंड्स अक्सर आपने जीएसएलवी पीएसएलवी सुना होगा, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है पूछ रहे हैं। जीएसएलवी की फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बताऊंगा ये होता क्या है। इसका है जियो साइनोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक होता है पीएसएलवी, पोलराइड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये क्या होता है? वो एक व्हीकल होता है जिसके थ्रू सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। आपने देखा होगा रॉकेट होता है, रॉकेट के थ्रू सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। जो वो रॉकेट है वही हमारा जीएसएलवी होता है या फिर पीएसएलवी होता है, वही व्हीकल होता है जो कि सैटेलाइट को ले जाता है अंतरिक्ष में। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर इन जीएसएलवी? जो जीएसएलवी है उसमें कितनी स्टेजेस होती हैं? उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। आपने अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च होते हुए देखी हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखी होगी, तो जब रॉकेट नीचे से जाता है वो अपनी 3-4 स्टेज में कंप्लीट करता है। यानी कि पहली स्टेज में गया तो उसका कुछ पार्ट अलग हो जाता है, फिर दूसरी स्टेज में गया फिर उसका दूसरा पार्ट अलग हो जाता है, थर्ड स्टेज में अंतरिक्ष में पहुंचता है फिर उसका अलग पार्ट हो जाता है, और अंतरिक्ष में पहुंचते पहुंचते तक नीचे पूरा व्हीकल रह जाता है और सैटेलाइट वहां पर पहुंच जाती है। तो ये इसलिए पूछ रहा है कि कितनी स्टेजेस में जीएसएलवी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा आता है, व्हाट इज द मीन बाय पीएसएलवी? आ गया ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या फिर पोलराइड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, कुछ भी हम बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा, विच इज द लार्जेस्ट पीएसएलवी लॉन्च्ड बाय इंडिया? इंडिया का सबसे बड़ा विशाल पीएसएलवी कौन सा है, उसका नाम क्या है? पीएसएलवी C-42। भारत के पास बहुत सारे लॉन्च व्हीकल हैं, हर देश के पास होते हैं, जैसे कि पीएसएलवी बहुत सारे पीएसएलवी है, लेकिन सबसे बड़ा लार्जेस्ट कौन सा है? C-42, PSL C-42।
नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा व्हेन वाज पीएसएलवी लॉन्च्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो पीएसएलवी लॉन्च किया गया वो कब लॉन्च किया गया? पहली बार 2016 में पहली बार पीएसएलवी लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन पीएसएलवी। पीएसएलवी में कितनी स्टेजेस है? 4 स्टेजेस है। जीएसएलवी में कितनी स्टेजेस थी? 3 स्टेजेस थी। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएसएलवी। जीएसएलवी, पीएसएलवी और अब आ गया एएसएलवी यानी कि ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये भी एक रॉकेट है इसी तरीके का। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इन विच प्लेस डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड। जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वो कहां पर लोकेटेड है? सबको पता होगा केरला के अंदर तिरुवनंतपुरम के अंदर वो लोकेटेड है, डॉक्टर विक्रम साराभाई रिसर्च सेंटर, स्पेस रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डीआरडीओ। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? पूछ रहा है, न्यू दिल्ली के अंदर है। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो के फिलहाल के चेयरमैन कौन है? के सिवान। नेक्स्ट है थंबा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन लोकेटेड इन विच स्टेट। एक रॉकेट लॉन्च की पैड कह सकते हैं या फिर रॉकेट लॉन्चर स्टेशन थंबा है, उसका नाम थंबा इक्वेटोरियल। ये कहां पर लोकेटेड है? ये हमारा केरला के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हु इज द चेयरमैन ऑफ सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर के बारे में जानते हो? श्री हरिकोटा के अंदर जो है उसके चेयरमैन कौन है? एस पांड्या। हु इज द चेयरमैन ऑफ सतीश धवन स्पेस सेंटर? एस पांड्या। नेक्स्ट है व्हेन वाज लॉन्च्ड द चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया? एनटीपीसी के एग्जाम में 3-4 बार ये क्वेश्चन लगातार बना। 22 अक्टूबर 2008। 22 अक्टूबर 2008 को एग्जैक्ट डेट है ये, चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न स्पेस साइंस इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो मॉडर्न स्पेस साइंस है उसके फादर कौन माने जाते हैं? उनका जनक किसको माना जाता है? विक्रम साराभाई को माना जाता है। और ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है? केरला त्रिवंतपुरम के अंदर है। और विक्रम साराभाई कौन थे? इसरो के पहले चेयरमैन थे। 4-5 क्वेश्चन हो गए यहीं पर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा कौन सा मैंने नोट डाउन किया है, अपॉइंटमेंट्स। फ्रेंड्स अपॉइंटमेंट्स यानी कि नियुक्तियां किस पोस्ट के ऊपर कौन है? पेटीएम का चेयरमैन कौन है? एसबीआई का चेयरमैन कौन है? इस टाइप के क्वेश्चन। एसबीआई का सीईओ कौन है? इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ के चीफ वगैरह या फिर प्रेसिडेंट कौन है? चलिए लगाता हूं पीपीटी। तो फ्रेंड्स पोस्ट एंड अपॉइंटमेंट्स की पीपीटी लग चुकी है। यहां पर आपको डिपार्टमेंट और पोस्ट का नाम पता चलेगा, साथ ही उस पोस्ट के ऊपर कौन है उनका नाम और साथ ही उनकी इमेज मैंने यहां पर लगाई हुई है। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड हैं। पहला है डीआरडीओ के अध्यक्ष पूछ रहा है कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा जी सतीश रेड्डी, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही फिलहाल डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हु इज द सीईओ ऑफ पेटीएम मनी। जो पेटीएम है आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में चलाते हो, उसके सीईओ कौन है करंट के? वरुण श्रीधर। एनटीपीसी की पहली शिफ्ट में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारा हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, उसके चेयरमैन कौन है? हमारे बाबू भैया यानी कि परेश रावल जी। नेक्स्ट है हमारे अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? देखिए प्रदीप जोशी, स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये है यूपीएससी के अध्यक्ष। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है, इनका आंसर है एम वीरा लक्ष्मी। एम वीरा लक्ष्मी भारत के अंदर पहली एम्बुलेंस महिला ड्राइवर है। नेक्स्ट है हु इज द प्रमुख यानी कि प्रेसिडेंट या फिर चीफ राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि एनटीआरओ। आपको पता होगा नेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। एनटीआरओ के चीफ कौन है? अनिल धस्माना। अनिल धस्माना एनटीआरओ के चीफ है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? इनका आंसर है अनिल जैन, स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है। इसके महानिरीक्षक कौन है? पीएस रानी पासे। पीएस रानी पेसे ये अध्यक्ष हैं या फिर महानिदेशक हैं। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष कौन है? शेखर कपूर। एग्जाम में क्वेश्चन आया था एनटीपीसी के। नेक्स्ट है हमारा महानिदेशक एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसके महानिदेशक कौन है? एसएस देशवाल। एसएस देशवाल इसके महानिदेशक हैं।
नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ जो कि पैरामिलिट्री फोर्स है, इसके महानिदेशक कौन है? राकेश अस्थाना। स्क्रीन को ऊपर देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हु इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड। जो एसबीआई की एक फर्म है जिसको बोलते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड, उसके एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? विनय टोस। क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। सीईओ एंड एमडी एसबीआई म्यूचुअल फंड के कौन है? विनय टोस। नेक्स्ट है हमारा डिपार्टमेंट टीआरएआई जो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है, इनके अध्यक्ष पूछ रहे हैं पीडी वाघेला इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट पूछ रहा है हु इज द सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड। जो एसबीआई कार्ड फर्म है इसके सीईओ कौन है? देखिए अश्वनी कुमार तिवारी, ये एसबीआई कार्ड के सीएम है और शायद ये लास्ट था। तो फ्रेंड्स कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्ट और अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करेंगे, इनके चीफ हेड सीईओज के बारे में देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज द प्रेसिडेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमारा आर्मी स्टाफ है उसके प्रेसिडेंट के चीफ कौन है, प्रमुख कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, बहुत बार बता चुका हूं द करंट अफेयर शो पर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हु इज द प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है फिलहाल के टाइम पर? शरद अरविंद बोबडे, ये मुख्य न्यायाधीश है। लेकिन हाल ही में न्यूज आ रही है कि इन्होंने जस्टिस रमाने का नाम गवर्नमेंट को दिया है, तो अब शायद वो 48वें चीफ जस्टिस हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के टाइम पर शरद अरविंद बोबडे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, यानी कि जो एयर स्टाफ है इंडियन एयर फोर्स है उसके कौन है चीफ? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया एयर फोर्स स्टाफ के फिलहाल चीफ है। हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ नेवल, यानी कि जो इंडियन नेवी है उसके चीफ कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह, कल मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट है हु इज द चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो रो है उसके चीफ कौन है? सामंत गोयल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा हु इज द चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी के चीफ कौन है? जो भारत का खुफिया विभाग है, अरविंद कुमार। नेक्स्ट है हमारा हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग जो है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है सीईओ नीति आयोग के। नेक्स्ट है चीफ ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ के चीफ कौन है? एससी झा। नेक्स्ट है हमारा हु इज द प्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी ऑफ इंडिया, अजीत डोवाल। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सर्जिकल स्ट्राइक देखी होगी मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, उसमें परेश रावल इनका रोल प्ले कर रहे हैं अजीत डोवाल का। हु इज द प्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हु इज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी के चेयरमैन, अभी मैंने आपको बताया था अरविंद सक्सेना। हु इज द प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। नेक्स्ट है हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ कौन है, प्रमुख कौन है? के सिवान नाम जाना जाता है, लेकिन इनका पूरा नाम है कैलाश वादिवो शिवान, जो कि चेयरमैन है इसरो के। नेक्स्ट है हमारा गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई, सब लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्यानारायण नडेला, इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ये इंडियन है और ये सभी एनटीपीसी के एग्जाम में कवर हो चुकी है हाल फिलहाल में। एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक। एप्पल के सीएम कौन है? टिम कुक। नेक्स्ट है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के चेयरमैन कौन है, या फिर गवर्नर कौन है आरबीआई के? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये पूछ रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई के चेयरमैन कौन है? इसका आंसर है दिनेश कुमार खरा, ये एसबीआई के फिलहाल के चेयरमैन है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL के चेयरमैन कौन है? मनोज जैन, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, ये पूछ रहा है अमेजोन के सीईओ कौन है? सब लोग को पता है जेफ बेजोस, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। नेक्स्ट है HCL के सीईओ कौन है? विजय कुमार। नेक्स्ट है पेटीएम के सीईओ पूछ रहा है विजय शंकर शर्मा। नेक्स्ट है फोन पे के सीईओ पूछ रहा है समीर निगम। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णा मूर्ति,
फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट है स्पेसएक्स के चेयरमैन कौन है? स्पेसएक्स किसकी कंपनी है? इलोन मस्क 2020 के अकॉर्डिंग सबसे रिचेस्ट पर्सन है फिलहाल ये 2000 जब तक ये रिपोर्ट जारी है, लेकिन ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन रिपोर्ट ऑफिशियली जारी हो गई तब तक यही रहेंगे। 2021 में जब ऑफिशियल रिपोर्ट जारी होगी तब कोई और आएगा ऑब्वियसली, या फिर प्रोबेबली जेफ बेजोस। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अभी मैंने आपको इमेज वाली पीपीटी में बता दिया था। नेक्स्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के डायरेक्टर कौन है? श्री ऋषि कुमार शुक्ला सीबीआई के डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट देखते हैं नीति आयोग के प्रमुख कौन है? मैंने आपको नीति आयोग के सीईओ बताया था, अमिताभ कांत थे। ठीक है, याद रखिएगा, मेरे याद रह जाती है ये चीजें। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और नीति आयोग के प्रमुख चेयरमैन चीफ वो है हमारे नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है अध्यक्ष कह सकते हैं। टीसीएस के चेयरमैन कौन है? राजेश गोपीनाथन, जो कि आपके इतने एग्जाम लेती है। तो फ्रेंड्स ये फाइनली हमारे खत्म हो गए। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे, डिस्कस करते हैं सेकंड जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को, नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ज्यादा कवर किया जा रहा है आजकल एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए, यहां पर मैंने इमेज लगाई हुई है उसके गेट की, राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क के। यहां पर नेशनल पार्क का नाम लिखा हुआ है और साथ ही किस जगह पर वो नेशनल पार्क स्थापित है उसका नाम लिखा हुआ है। तो तीनों चीजें ध्यान से देखिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्क है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? ये हमारा पड़ता है असम में। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है, कौन से जानवर के लिए फेमस है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है राइनोसोरस यानी कि एक प्रकार की गैंडे की प्रजाति होती है, उसके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट है मानस नेशनल पार्क, ये असम में ही पड़ता है, इस तरीके का उसका गेट है मानस नेशनल पार्क। ये स्पेशल एक वाइल्ड वाटर बुफेलो होती है या फिर हाथियों के लिए भी इस पार्क को जाना जाता है, ये फेमस है। मानस नेशनल पार्क असम में ही है। नेक्स्ट है पपीकोंडा नेशनल पार्क, आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। यहां पर सबसे घने जंगल बताए जाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा फेमस। देखिए सबसे ज्यादा जो घने जंगल है वो पपीकोंडा नेशनल पार्क में है और ये आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है, याद रखिएगा। और सबसे खतरनाक जानवर भी इसके अंदर ही पाए जाते हैं। नमेरी नेशनल पार्क, ये भी असम के अंदर ही पड़ता है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्क है वो असम के अंदर ही है। नेमेरी नेशनल पार्क एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया, इस तरीके का ये दिखाई देता है। ये सबसे ज्यादा विजिटर का जो प्लेस है माना जाता है, यहां सबसे ज्यादा लोग सफारी करने आता है नेमेरी नेशनल पार्क। इस पार्क के अंदर ज्यादा खतरनाक जानवर नहीं होते, लेकिन जैसे कि गैंडे हो गए, जिराफ हो गए, इस टाइप के जानवर यहां पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा काला हिरन नेशनल पार्क, बहुत फेमस है। ये एक बंजर नेशनल पार्क कहा जाता है, यानी कि इसमें इतनी हरियाली नहीं है, इतने हरे पेड़ पौधे नहीं है काला हिरन नेशनल पार्क, और यहां पर काला हिरन पाया जाता है इस नेशनल पार्क में। गुजरात के अंदर पड़ता है काला हिरन नेशनल पार्क। नेक्स्ट है हमारा गिर फॉरेस्ट पार्क, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गिर नेशनल पार्क बहुत ज्यादा फेमस है। यह है हमारा गुजरात के अंदर। सबसे ज्यादा जो खतरनाक शेर, पैंथर, चीते यानी कि टाइगर, बाघ, तेंदुए, जितनी भी प्रजाति होती है ना शेर की, लोयन की, टाइगर की, वो सभी गिर नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये हमारा गुजरात के अंदर पड़ता है, बहुत खतरनाक नेशनल पार्क माना जाता है। नेक्स्ट है मरीन नेशनल पार्क या फिर कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क, ये थोड़ा नीचे जा चुका है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पड़ता है हमारा गुजरात के अंदर। मरीन नेशनल पार्क या फिर कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क गुजरात के अंदर पड़ता है। यहां पर एक बीच है, मरीन बीच के नाम से जाना जाता है, और एक और इंडिया के बीच में मरीना बीच, इंडिया के अंदर मरीना बीच है, ये वो वाला नहीं है, ये दूसरा है। मरीन नेशनल पार्क या फिर कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क गुजरात के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये चीजें तो आपको लर्न ही करनी पड़ेगी, एक तरीके से रट्टा मारना पड़ेगा, एक दो बार रिवाइज करना पड़ेगा, जब जाके आपकी माइंड में बैठेगी। नेक्स्ट है वंसडा नेशनल पार्क, गुजरात के अंदर पड़ता है। इसके अंदर तेंदुए होते हैं, एक प्रजाति ही कह सकते हैं हम शेर की या फिर चीते की, वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और ऐसे तेंदुए जो कि पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, वो वाले तेंदुए यहां पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये पड़ता है हमारा हरियाणा के अंदर। इसको हम कह सकते हैं चिड़ियाघर, पर पक्षी विहार भी इसको बोलते हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क
हरियाणा के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट है पिन वैली नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सभी जानवर हैं। पिंग वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, ये उसका मेन गेट है पिंग वैली नेशनल पार्क का। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट है सिंबलबारा नेशनल पार्क, सिंबलबारा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के अंदर ही पड़ता है। यह फेमस है, एक सिंबलबारा जानवर होता है, उसी के लिए यह फेमस है। सॉरी, दिखा देता हूं, इस टाइप का वो सिंबलबारा जानवर दिखाई देता है। नेक्स्ट है दचिगम नेशनल पार्क, ये पड़ता है हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर। ये देखिए दचिगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में हमारा पड़ता है। नेक्स्ट है बांदीपुर नेशनल पार्क, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है बांदीपुर नेशनल पार्क कहां पर है? कर्नाटक के अंदर पड़ता है। ये उसका मेन गेट इस तरीके का दिखाई देता है, जहां पर 2 शेर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में। एक है पेरियार नेशनल पार्क, ये पड़ता है हमारा केरला के अंदर। नेक्स्ट है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी केरला के अंदर पड़ता है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट हमारा सुंदरवन नेशनल पार्क, बहुत ही पॉपुलर है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये हमारा पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल के अंदर सुंदरवन नेशनल पार्क पड़ता है। सुंदरवन बहुत फेमस है, इसके अंदर शेर है, शेर पानी में भी तैरते हैं यहां पर, ऐसा बोला जाता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। साथ ही बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, काफी अच्छा है। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे घने जंगल है इंडिया के अंदर, और वहीं पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट है कहना नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर ही पड़ता है, याद रखिएगा, कहना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है पन्ना नेशनल पार्क, ये भी हमारा मध्य प्रदेश के अंदर ही पड़ता है। आपने हमेशा सुना होगा पन्ना, एक जगह पड़ती है मध्य प्रदेश के अंदर पन्ना, तो उसी के अंदर एक पार्क है पन्ना नेशनल पार्क या फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट है पेंच नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है, यह भी हमारा पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर ही आता है। नेक्स्ट है सतपुड़ा नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर ही पड़ता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट है चंदोली नेशनल पार्क, ये भी महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, चंदोली नेशनल पार्क कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट है रणथंभौर नेशनल पार्क, राजस्थान, नाम से ही पता चल रहा है रणथंभौर, ये हमारा राजस्थान के अंदर है, देखिए ये उसका मेन गेट है। नेक्स्ट है थार नेशनल पार्क, राजस्थान में, थार डेजर्ट का नाम सुने आपने, तो इसी से ही आइडिया लगा लीजिएगा, थार नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर है। नेक्स्ट है कंचनजंगा नेशनल पार्क, सिक्किम में पड़ता है, कंचनजंगा नेशनल पार्क हमारा सिक्किम के अंदर है, नोट करिएगा। नेक्स्ट है मुदुमलाई नेशनल पार्क, तमिलनाडु के अंदर है, जो कि हाथियों के लिए फेमस है। मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क, ये हमारा तमिलनाडु के अंदर है, मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क तमिलनाडु के अंदर है, और एक मरीना बीच है, वो भी तमिलनाडु के अंदर ही है। नेक्स्ट है दुधवा नेशनल पार्क, इंपोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के अंदर है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एग्जाम में 100% किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? 1936 में इस नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी, और ये उत्तराखंड के अंदर है, नैनीताल में। नेक्स्ट है नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड के अंदर ही पड़ता है, नंदा देवी एक पर्वत है, वहां पर पड़ता है। नेक्स्ट है बक्सा टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में पड़ता है बक्सा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट नहीं है, नेशनल पार्क यही थे फ्रेंड्स। देखिए यहां पर इनके बारे में अगर मैं आपको डिटेल देता कि ये नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है, तो मतलब पूरा मैराथन हमारा यहीं पर निकल जाता। ये इंपॉर्टेंट है, एक दो बार इनको नोट करके, एक दो बार इनको हाथ से लिखे, एक दो बार इनको रिवाइज कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। यही सब इंपॉर्टेंट है, बाकी नेशनल पार्क के चक्कर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तब आपके लिए कलेक्ट करके लेकर आया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर एंड फुल फॉर्म। फ्रेंड्स कंप्यूटर से रिलेटेड हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनटीपीसी के एग्जाम में देखा होगा आपने 5 से 6 हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बनते ही जा रहे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर फुल फॉर्म जो भी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीपीएम? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिट मैप। बीपीएम की फुल फॉर्म होती है बिट मैप। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी? काफी सारे लोग नहीं जानते होंगे, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? ROM सुना होगा आपने, रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। और एक होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूएसबी जो आप इस्तेमाल करते होंगे आपके मोबाइल में, चार्जर में होता है एक तरफ यूएसबी। यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है यूएसबी। नेक्स्ट है हमारा इन टर्म ऑफ नेटवर्क व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसएपी? एसएपी की फुल फॉर्म या फिर इसका मीनिंग क्या है नेटवर्क की टर्म में? सर्विस एक्सेस पॉइंट, एसएपी सर्विस एक्सेस पॉइंट, नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसी जो फुल फॉर्म आती है आप सोच भी नहीं पाते इनका मतलब क्या हो सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसी? इंटीग्रेटेड सर्किट होती है आईसी की फुल फॉर्म। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी? कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीएमएल? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल और एचटीटीपी दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसओ? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आईएसओ सर्टिफिकेशन के बारे में आपने सुना होगा, वही है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी? इसका मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी जो आती हैं, ठीक है, आती थी पहले सीडी जो लगती थी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसी? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। एमएसी मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू? वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी? मतलब है इसका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? वाईफाई जो होता है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी? आईपी एड्रेस के बारे में आपने सुना होगा, इसका मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएसपी? मतलब है एक्टिव सर्वर पेज। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीसी? रियल टाइम क्लॉक। आरटीसी रियल टाइम क्लॉक, यूट्यूब में भी होती है ये टर्म, गूगल एडसेंस में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेपीईजी? इमेज का एक फॉर्मेट होता है जेपीईजी, जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। जेपीईजी जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। और नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मोडम? मोडम के बारे में आपने सुना होगा, मोडुलेटर एंड डीमोडुलेटर। मोडम की फुल फॉर्म होती है मोडुलेटर एंड डीमोडुलेटर। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनओएस? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एनओएस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएमआर? पहले जब आप एग्जाम देते थे 4 ऑप्शन होते थे, उसको ओएमआर सीट बोलते थे। उसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉर्गेनाइजेशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गूगल? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे गूगल की फुल फॉर्म, ये देखिए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गूगल? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ याहू? याहू भी एक गूगल की तरह ही है, इसकी फुल फॉर्म है येट अनदर हैरियकल ऑफिशियस ओरेकल। येट अनदर हैरियकल ऑफिशियस ओरेकल, ये याहू की फुल फॉर्म है। नोट कर लीजिएगा, थोड़ी अटपटी सी है लेकिन नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से। नेक्स्ट है ज्यादा इंपॉर्टेंट, गूगल की ही है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? वायरस के बारे में सुना होगा, मेरे मोबाइल में वायरस आ गया, कंप्यूटर में वायरस आ गया। फुल फॉर्म है इसकी विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज वायरस की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओलेड? ओलेड टीवी के बारे में आपने सुना होगा, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। और लाइट एमिटिंग डायोड होता है एलईडी की फुल फॉर्म, ओलेड होता है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ विंडो? कंप्यूटर के अंदर विंडो जो होती है, विंडो 10, विंडो 8, विंडो 7, विंडो एक्सपी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? विंडो की WINDOW, वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। विंडो की फुल फॉर्म देख लीजिए, वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फ्रेंड्स हमारा बुक्स एंड ऑथर। जो बुक्स ऑलरेडी पॉपुलर हो रखी है, जो कि बहुत फेमस बुक्स हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। और 2020-21 में करंट में लिखी गई सभी बुक्स और ऑथर मैं आपको कवर करा चुका हूं एक सेपरेट वीडियो में। चैनल के ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्पेशल एसएससी क्लासेस, वहां पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी, देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट बुक के बारे में। यहां पर बुक का कवर लगा हुआ है, यहां पर बुक के ऑथर का फोटो है, साथ ही बुक के ऑथर का नाम है, और यहां पर बुक का भी नाम है। तो पहली बुक है हमारी रत्नावली, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। ये किताब हिस्टोरिकल किताब हम कह सकते हैं, क्योंकि ये लिखी थी राजा हर्षवर्धन ने। ये एक नाटक भी हम इसको कह सकते हैं, रत्नावली। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अर्थशास्त्र, किताब का नाम है अर्थशास्त्र, जो कि लिखी गई थी कौटिल्य या फिर चाणक्य द्वारा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर मंत्री थे मौर्य साम्राज्य के। नेक्स्ट आ जाती है हमारी द ब्रोकन विंग, बहुत पॉपुलर बुक है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। इसके जो लेखक है वो सरोजिनी नायडू है। आई होप इनके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट इंग्लिश की बुक है दास कैपिटल, कार्ल मैक्स इसके लेखक है, बड़ी पॉपुलर बुक है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, ये है कार्ल मैक्स। नेक्स्ट बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कल ही मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो ये बुक है भारत की खोज, ये जवाहरलाल नेहरू ने एक जेल में लिखी थी, अहमदनगर जेल में वो उस टाइम पर थे, और उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू ने इस किताब को लिखा था। नेक्स्ट है गीत गोविंद, बड़ी पॉपुलर बुक है, हमेशा इस बुक का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये लिखी थी जयदेव, बहुत बड़े लेखक थे। नेक्स्ट बुक है हमारी गीतांजलि। गीतांजलि के बारे में जो जानते ही होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि बुक को लिखा था। नेक्स्ट है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड ये लिखी थी सरोजिनी नायडू ने। फ्रेंड्स माफ करिएगा, बुक के बारे में ज्यादा डिटेल मैं आपको नहीं दे पा रहा हूं कि बुक किस बारे में है, क्योंकि यार इतना टाइम नहीं है, एग्जाम सर पर ही आ चुके हैं। बस ये चीज वैसे आपको याद करनी ही होती है, अगर ये चीज एक बार माइंड में बैठ गई ना तो कभी आप नहीं भूलोगे। तो याद रखिएगा गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू, क्योंकि ये चीज तो ऐसी है जो कि हर एक एग्जाम में कॉमन होती है, पूछी जाती है, तो इनको तो आपको माइंड में बैठाना होगा। नोट्स बनाइए, वीडियो दोबारा देखिए, कुछ भी करिए, लेकिन अच्छे से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट है हैमलेट या फिर द हैमलेट, ये एक इंग्लिश का नाटक है जो कि विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा है। नेक्स्ट है हमारा हर्षचरित, ये भी हर्ष के टाइम पर, हर्ष की बायोग्राफी आप कह सकते हो, लिखी थी बाणभट्ट ने, जो कि हर्षवर्धन के कवि थे, राजकवि थे। नेक्स्ट है कदंबरी, ये भी बाणभट्ट ने ही लिखी थी, कदंबरी किताब बाणभट्ट ने इसको लिखा था। नेक्स्ट है हमारी द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये लिखी थी भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर श्री कृष्ण राधाश्वरपल्ली, डॉक्टर श्री राधाश्वर कृष्णपल्ली ने इसको लिखा था। नेक्स्ट है इंडियन विंस फ्रीडम, इंडियन विंस फ्रीडम एक किताब है जो कि लिखी थी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये कौन थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री। नेक्स्ट है हमारे ओलिवर ट्विस्ट, बहुत पॉपुलर नाटक है ओलिवर ट्विस्ट इंग्लिश का, जो कि लिखा था चार्ल्स डिकन, चार्ल्स डिकन ने लिखा था ओलिवर ट्विस्ट। नेक्स्ट आ जाती है हमारी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये एक बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसको लिखा था चार्ल्स डिकन ने। एक किताब आती है ओथेलो, बहुत पॉपुलर नाटक, इसके ऊपर सीरियल, इसके ऊपर मूवीज बन चुकी है हॉलीवुड में, विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा था। नेक्स्ट हमारी है पंचतंत्र, पॉपुलर है, पंचतंत्र को लिखा था विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र को लिखा था, एग्जाम में आता है। पोस्ट ऑफिस बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। नेक्स्ट है रामचरितमानस, कौन नहीं जानता उसके बारे में, रामचरितमानस कवि तुलसीदास जी ने लिखी थी। नेक्स्ट आ जाती है हमारे रोमियो एंड जूलियट, बहुत पॉपुलर, हॉलीवुड में बॉलीवुड में बहुत मूवीज बन चुकी है इसके ऊपर, विलियम शेक्सपियर ने रोमियो जूलियट लिखी थी। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश, बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने पर्सनली इस बुक को आधा पढ़ा है, आधा अभी तक मैंने नहीं पढ़ा, बहुत बढ़िया बुक है। गीता के बाद जो अच्छी बुक मानी जाती है वो इसी को ही मानी जाती है, सत्यार्थ प्रकाश, क्योंकि गीता बाइबल कुरान ये तो है ही, लेकिन उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश काफी अच्छी बुक है, पढ़िएगा। स्वामी दया आनंद सरस्वती जी ने इसको लिखा था। नेक्स्ट आ जाती है शाहनामा, ये किसने लिखी थी, फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी ने लिखी थी, एक इराकी दूत थे ये। शकुंतला किसने लिखी थी, कवि कालिदास, कवि कालिदास की बुद्धि के चर्चे आपने डेफिनेटली सुने होंगे, तो इन्होंने शकुंतला किताब को लिखा था। नेक्स्ट है अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ टेल ऑफ टू सिटीज, चार्ल्स डिकन ने इस बुक को लिखा। नेक्स्ट है थ्री मस्केटियर्स, ये भी बहुत पॉपुलर नाटक किताब रही है, इसके ऊपर बहुत सारे ओपेरा भी होते हैं हॉलीवुड में,
तो ये अलेक्जेंडर ड्यूमेंस ने लिखा था। नेक्स्ट है वेकअप इंडिया, इसको लिखा था एनी बेसेंट, वेकअप इंडिया एनी बेसेंट ने लिखा था। नेक्स्ट है वॉर एंड पीस लिखी थी लियो टोलिस्टो ने। नेक्स्ट है वेल्थ ऑफ नेशन, इसको लिखा था एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट है यामा, और ये लास्ट है, इसको लिखा था महादेवी वर्मा। बुक पॉपुलर है यामा, इसको लिखा था महादेवी वर्मा ने, याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमारी लास्ट बुक थी। जितने भी मैंने आपको इस वीडियो में बताई सभी मोस्ट सिलेक्टेड है, बुक हमेशा रिपीट होती रहती है। यही एक और बुक बताऊंगा जो कि इसमें शायद नहीं आई, जो कि अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई स्मॉल थिंग ऑफ गॉड है। इसके लिए सॉरी चाहूंगा कि यहां पर पता नहीं क्यों नहीं ऐड हुई, या तो फिर रिप्लेस हो गई। द स्मॉल थिंग ऑफ गॉड बुक है जो कि लिखी है अरुंधति रॉय ने, बहुत पॉपुलर मतलब राइटर ऑथर है भारत की, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, अ स्मॉल ऑफ गॉड थिंग। बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हेडक्वार्टर्स एंड लोकेशंस, यानी कि जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशंस है इंडिया के अंदर या फिर वर्ल्ड वाइड, उनकी लोकेशंस के बारे में बात करें कि वो कहां पर है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीआरडीओ कहां पर है, इसका हेड ऑफिस, इसरो का हेड ऑफिस कहां पर है, या फिर एसबीआई का हेड ऑफिस कहां पर है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है, पूछे जाते हैं ना। वर्ल्ड बैंक कहां पर है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए डिटेल से देखते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट है हमारा वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ आईसीसी, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां पर है। आंसर हो जाएगा इसका दुबई में है। नेक्स्ट है हमारा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स, एक सम्मेलन होता है, एक समिट होती है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, संघाई में है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, अभी अभी मैंने आपको बताया था जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, वाशिंगटन डीसी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट की राजधानी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एसईबीआई, सेबी बोल देते हैं, इसका मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ TRAI, मैंने आपको अभी अभी स्टार्टिंग में बताया था कि इसके चेयरमैन के बारे में बताया था। तो TRAI की फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट है हमारा हेडक्वार्टर ऑफ रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है, एंड सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, तो इन दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर है, दिल्ली। जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है इनके हेडक्वार्टर भी दिल्ली के अंदर ही हैं ऑलमोस्ट, तो याद रखिएगा। और इन्वेस्टिगेशन मतलब सीबीआई सीआईडी इनके भी सभी के भी हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट है हमारा इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक बेंगलुरु के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा हेडक्वार्टर ऑफ डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का दिल्ली में हेडक्वार्टर पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा हेडक्वार्टर ऑफ LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, काफी लोग नहीं जानते होंगे। नेक्स्ट है हमारा हेडक्वार्टर ऑफ RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, और SBI का हेडक्वार्टर भी मुंबई के अंदर ही है। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर कहां पर है, मार्लबोरो हाउस लंदन के अंदर है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर है ल्यूजेन स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन जो है संयुक्त संघ जो है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को हेडक्वार्टर है फ्रांस पेरिस के अंदर, पेरिस के अंदर यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क SAARC, ये एक संगठन है जिसमें कुछ देश बैठ के वार्तालाप करते हैं, इसका हेडक्वार्टर नेपाल के अंदर काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इज एट, यानी कि जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ल्यूजेन स्विट्जरलैंड में, और जो ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है वो भी ल्यूजेन स्विट्जरलैंड में है। और ये लास्ट था हमारा इंपोर्टेंट हेडक्वार्टर से रिलेटेड। आई होप सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। एसबीआई का मैंने आपको ऐसे ही बता दिया था, मुंबई के अंदर है, आरबीआई का भी मुंबई के अंदर ही है, ठीक है, समझ गए ना। और जो इंटरनेशनल कोर्ट है वो समझ लीजिए वो है हमारा नीदरलैंड के अंदर, और जो वर्ल्ड बैंक है वो अभी अभी मैंने आपको इसमें बताया वो हमारा वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं और क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं, यानी कि रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं जो प्रीवियस किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए वही चीजें हम डिस्कस करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर रिपीट होते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन फर्स्ट है, द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज, यानी कि जो पहला शहर भारत के अंदर खोजा गया वो कौन सा था? हड़प्पा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, द हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर, कब खोज हुई हड़प्पा सभ्यता की? 1920 में हुई, दयाराम साहनी ने की थी। द एसेंशियल फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का एसेंशियल फीचर क्या है? क्या चीजें वहां पर देखने को मिली? ऑर्गेनाइज्ड सिटी लाइफ, यानी कि वहां पर शहरी जीवन जी रहे थे लोग। नेक्स्ट है हमारा, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ड देयर हाउस, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो अपना हाउस कहीं से बनाते थे? अपने घर कहीं से बना रखे थे उन्होंने? पकी हुई ईंटों से बना रखे थे, जैसे कि आज बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने पहले कौन सी धातु का इस्तेमाल किया? कॉपर का इस्तेमाल उन्होंने पहले किया था। द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सबसे महत्वपूर्ण फीचर क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? वो यही है अर्बन सिविलाइजेशन, कि वो एक शहरी सभ्यता थी, वहां के लोग शहरी जीवन व्यतीत कर रहे थे। नेक्स्ट है हमारा, कालीबंगा इज सिचुएटेड, यानी कि कालीबंगा जो एक स्थल, एक शहर पाया गया था हड़प्पा सभ्यता में, वो कहां पर है? वो राजस्थान के अंदर पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वाज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हड़प्पा स्टील, हड़प्पा स्टील बनाने के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया था? टेराकोटा, टेराकोटा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे वो। हड़प्पा इज द सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे बसी है? बसी थी, रावी नदी के किनारे बसी थी। नेक्स्ट है हमारा, द ग्रेट बोथ ऑफ इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंडेड, यानी कि जो बड़ा स्नानगार, जो बड़ा स्विमिंग पूल पाया गया वो कहां पर पाया गया? हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदाड़ो, जो कि वहां का एक बहुत बड़ा शहर या फिर स्थल था। नेक्स्ट है हमारा, नेम ऑफ ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, सबसे पुरानी सभ्यता का नाम बताइए? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सबसे पुरानी सभ्यता है। नेक्स्ट है हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इन पाकिस्तान, इनमें से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की जगह या फिर शहर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है? वो हड़प्पा ही है। हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है और मोहनजोदाड़ो इंडिया में पड़ता है, कालीबंगा भी इंडिया में ही पड़ता है। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन से भगवान की पूजा करते थे? पशुपति भगवान की वो पूजा करते थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, हाउ वर द स्ट्रीट्स ऑफ सिटीज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि वहां की गलियां कैसी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की? वाइड एंड स्ट्रेट, सीधी थी और एकदम चौड़ी चौड़ी गलियां थी वहां की, क्योंकि शहरी जीवन व्यतीत कर रहे थे। विच इज द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि वहां की भाषा क्या थी? लैंग्वेज क्या थी? अननोन, लेकिन वहां की सांकेतिक भाषा थी। ठीक है, एक तरीके से चिन्ह वगैरह बनाते थे जिससे लोग समझ जाते थे, वो एक तरीके से वार्तालाप कर सकते थे। नेक्स्ट है, द ग्रेट बोथ वाज फाउंडेड, जो सबसे बड़ा स्नानगार यानी कि सबसे बड़ा स्विमिंग पूल पाया गया वो मोहनजोदाड़ो में ही पाया गया। तो ये था हड़प्पा सभ्यता से लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम में बनते ही बनते हैं। मेरे हिसाब से तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं ये सभी एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है। फ्रेंड, जो ये टॉपिक अब हम डिस्कस करने वाले हैं ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2-3 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ये टॉपिक है हमारा मॉन्यूमेंट, यानी कि भारत की सभी मोस्ट पॉपुलर एंड फेमस स्मारकें। देखेंगे कौन सी स्मारक कहां पर है। क्वेश्चन अक्सर देखे होंगे आपने कि सांची का स्तूप कहां पर स्थित है भारत के अंदर, एलिफेंटा, अजंता, अलोरा कहां पर है, गोल गुम्बद कहां पर है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना। तो चलिए आपका सभी डाउट क्लियर कर देता हूं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सांची का स्तूप भारत के अंदर कहां पर है, जो कि अशोक के टाइम पर बनवाया गया था? मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन में स्थित है। मध्य प्रदेश के अंदर एक रायसेन जिला पड़ता है, वहां पर सांची का स्तूप है। नेक्स्ट है हमारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, एक बहुत बड़ा टर्मिनल यानी कि रेलवे स्टेशन है। ये कहां पर है? ये पड़ता है हमारा मुंबई के अंदर। याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। हमेशा बॉलीवुड की फिल्म में आपने इस टर्मिनल को देखा होगा, या फिर रावण मूवी आपने देखा है जिसमें से ट्रेन बाहर आ जाती है निकल के, वो यही टर्मिनल दिखाया जाता है उसमें, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। नेक्स्ट है हमारा बड़ा इमामबाड़ा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, बड़ा इमामबाड़ा। नेक्स्ट है हमारा बीवी का मकबरा, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये पड़ता है बीवी का मकबरा। ये एकदम ताजमहल जैसा दिखाई देता है, ये ताजमहल की तर्ज पर ही बनाया गया था, लेकिन ताजमहल की जगह ये नहीं ले पाया, इसलिए बीवी का मकबरा ये है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। अजंता की गुफाएं, सब लोग इसके बारे में जानते हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही अजंता की गुफाएं हैं। इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी गुफाएं हैं जो कि भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है एलिफेंटा की गुफाएं, ये भी भगवान शिव को ही समर्पित है। मुंबई के
गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर ये पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर ही है ये भी। नेक्स्ट है हमारा विजय स्तंभ, इस तरीके का ये दिखाई देता है और ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार के अंदर नालंदा जिले में स्थित है, बहुत पॉपुलर है, जिसमें आग लगा दी गई थी, जो कि जल गया था। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है भारत की नालंदा विश्वविद्यालय। बुलंद दरवाजा ये इस तरीके का दिखाई देता है, आगरा से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में ये है। फतेहपुर सीकरी किसके लिए फेमस है? अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट है अकबर ने ही बुलंद दरवाजे का भी निर्माण करवाया था। चार मीनार, जो कि हैदराबाद के अंदर पड़ता है, चार मीनार तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। नेक्स्ट है हमारा विक्टोरिया मेमोरियल, देखिए महारानी जब विक्टोरिया भारत आई थी उस टाइम पर यह बनवाया गया था और यह कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा, जहां पर हुमायूं की कब्र है, दिल्ली के पुराने किले के पास निजामुद्दीन में हुमायूं का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया, अभी अभी मैंने आपको बताया था मुंबई में पड़ता है गेटवे ऑफ इंडिया, और जो अजंता की गुफाएं हैं वो केवल इससे 10 किलोमीटर ही दूर है। नेक्स्ट है हवा महल, इसके बारे में कौन नहीं जानता होगा, राजस्थान के जयपुर के अंदर ये हवा महल है, इसमें 900 से भी ज्यादा खिड़कियां हैं। नेक्स्ट है जामा मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद दिल्ली के अंदर, दिल्ली में लाल किले के पास जामा मस्जिद ये है, और ये लास्ट था शायद आज का, हाँ ये लास्ट था, और ये सभी मॉन्यूमेंट्स मैंने कवर करा दी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है उसको एक बार देख लेते हैं, वो है हमारा मूवमेंट, हिस्ट्री की मोस्ट इंपोर्टेंट आंदोलन। फ्रेंड्स ये वाला टॉपिक आप थोड़ा ध्यान से देखेगा, क्योंकि इसके बाद आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स, इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं और जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में वो यहीं से ही बनते हैं, सब कुछ कवर करा दूंगा, ध्यान से देखेगा। तो फर्स्ट है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, ए.ओ. होम्स ने की थी और बंबई के अंदर हुई थी। याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बंग भंग आंदोलन कब शुरू हुआ था, यानी कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था? लॉर्ड कर्जन ने जब डिवाइडेशन कर दिया था बंगाल का, तो उसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। 1905 में शुरू हुआ था, बंगाल विभाजन के विरुद्ध ये आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसने की थी? आगा खान और सलीम उल्लाह खान ने ढाका में की थी। नेक्स्ट है हमारा कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस दो दलों में बट गया था, नरम दल और गरम दल। तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, नरम एवं गरम दल में विभाजित, सूरत फूट इसको कहा गया था। नेक्स्ट है होम्स रूल आंदोलन 1916 में हुआ था, तिलक एवं एनी बेसेंट के थ्रू करा गया था। नेक्स्ट है लखनऊ पैक्ट, एक समझौता हुआ था या फिर लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, दिसंबर 1916 में हुआ था। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता, कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग बनी थी उन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था, उसे ही लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 में हुई थी, भारत प्रधानमंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है हमारा रोलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1919, इसके बारे में आपको काफी सारी वीडियोस में बता चुका हूं। आगे जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो प्रॉपर डिटेल से समझाऊंगा कि इसे काला कानून भी बोला जाता था। देखिए यहां पर लिखा हुआ है रोलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 को जारी किया गया था, काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। तो एक अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया काला कानून था, क्योंकि भारतीयों के अंदर क्रांतिकारी भावना उभर रही थी, उसे दबाने के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड सब लोग जानते हैं, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जनरल डायर ने अमृतसर में बहुत सारे लोगों को मरवा दिया था, गोली चलवा दी थी, एक सभा हो रही थी वहां पर। नेक्स्ट हमारा खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था, शौकत अली और मोहम्मद अली के थ्रू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई थी? 20 मई 2020 को हुई थी। हंटर कमेटी क्या थी फ्रेंड? जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था उसकी तहकीकात करने के लिए एक हंटर कमेटी की स्थापना की गई थी। देखिए जलियांवाला बाग से संबंधित हंटर कमेटी कहा जाता है कि क्या हुआ था, उसकी पूरी जांच करने के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है कांग्रेस का नागपुर का अधिवेशन। कांग्रेस ने एक अधिवेशन किया था नागपुर में दिसंबर 1920 में, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। असहयोग आंदोलन का आरंभ यानी कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 में गांधी जी द्वारा शुरू की गई
नेक्स्ट है हमारा चोरी चोरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। देखिए गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश के इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ क्योंकि यहां पर एक कांड हो गया था जिसमें काफी सारे पुलिस कर्मी मारे गए थे, पुलिस स्टेशन जला दिया गया था और इसी की वजह से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया गांधी जी द्वारा, जो कि 1920 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 में, जो कि मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन बनी थी अक्टूबर 1924 में, यह बनी थी सचिंद्र सिन्याल द्वारा। नेक्स्ट है साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन बना था भारत का संविधान बनाने के लिए, इसके ऊपर बातचीत करने के लिए, जिसमें टोटल 7 गोरे लोग थे, जिसका जमकर विरोध किया था भारत के लोगों ने। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन भारत आया था। देखिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को भारत आया। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध और उन पर लाठी प्रहार हुआ। फ्रेंड्स साइमन कमीशन का जब विरोध चल रहा था, क्योंकि टोटल 7 गोरे लोग थे और भारतीयों की सुनी नहीं जा रही थी, सब कुछ वही अपनी चला रहे थे, तो लाला लाजपत राय ने कुछ लोग के साथ इसका विरोध किया और लाठी चार्ज करवाई फिर अंग्रेजों ने, और उस टाइम पर लाठी की चोट की वजह से कुछ समय बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट, अगस्त 1928 में जारी की गई। पंडित मोतीलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट को जारी किया था। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह, अक्टूबर 1928 में हुआ था। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरुद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट है लाहौर षड्यंत्र केस, आप सभी लोग को पता होगा, 8 अप्रैल 1929 में हुआ था। भगत सिंह से रिलेटेड है ये। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था और इसी की वजह से आगे चलकर इन्हें सजा हुई थी, फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सब कुछ इन्होंने आजादी के लिए किया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था। यहीं से ही 26 जनवरी मनाने का, यानी कि अपना गणतंत्र दिवस मनाने का प्रस्ताव भी जारी हुआ था। नमक सत्याग्रह हुआ था 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 2030 तक। महात्मा गांधी ने अपने कुछ अनुयायियों के साथ एक दांडी मार्च किया था, जिसके बाद उन्हें नमक कानून तोड़ा था और उसके बाद उनको जेल भी हो गई थी। गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इंग्लिश में सिविल डिसोबीडियंस इसको बोला जाता है, 6 अप्रैल 1930 को जारी किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। लेकिन 12 नवंबर 2030 को पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजन हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था 8 मार्च 1931 में। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में हुआ था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस की तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो 1931 में हुआ था, गांधी जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट है क्यूमिनल अवार्ड, 16 अगस्त 1932 मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। पूना पैक्ट हुआ था, पहले भी आपको बता चुका हूं, सितंबर 1932 में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिक सभाओं में प्रारंभ में राज्यों में 31 स्थान सुरक्षित करना। मैं आपको बता देता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस टाइम पर एक जिद पकड़ी हुई थी कि दलित लोगों के लिए एक अलग मंडल बनाया जाए, एक अलग प्रतिनिधित्व मंडल बनाया जाए, एक चुनाव मंडल अलग होगा, यानी कि ये अलग ले जाना चाहते थे दलितों को। फिर एक पैक्ट हुआ पूना पैक्ट के नाम से सितंबर 1932 में महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में, जिसमें गांधी जी ने भीमराव अंबेडकर को समझाया कि तुम खुद ही भारत के टुकड़े कर रहे हो। तो इस चीज को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समझ गए थे, फिर उन्होंने ये चीज छोड़ दी थी। नेक्स्ट है तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। फ्रेंड्स तीनों में से एक गोलमेज सम्मेलन एनएसए रहा जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भीमराव अंबेडकर जी थे। ये क्वेश्चन बन जाता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एम जोशी ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानते हुए इन्होंने ही किया था। 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक
की स्थापना की थी। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर 1999 से मुक्ति दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट हुआ। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र पर मनाया गया था। नेक्स्ट है पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग कब हुई थी? मोहम्मद जिन्ना के थ्रू की गई थी। 24 मार्च 1940 को पहली बार पाकिस्तान की मांग हुई थी मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव। 8 अगस्त 1940 में रखा गया था वायसराय लीन लिथिगो के टाइम पर। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा। नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव। भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट। शिमला समझौता हुआ था एक 25 जून 1945 में। सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ था एक। नेक्स्ट है हमारा नौसेना का विद्रोह एक हुआ था 19 फरवरी 1946 में मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। आपको पता है जब भारत आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, तब ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? इटली थे। 15 मार्च 1946 में भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिलाया था प्रधानमंत्री इटली ने। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 जो कि भारत आया और जिसने संविधान बनाने की बात की, संविधान बनाने में चर्चा की, भारत का एक संविधान होना चाहिए, यह बात उसके दिमाग में आई। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य आए थे, पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर का भारत आगमन कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार की घोषणा 2 सितंबर 1946 नेहरू प्रधानमंत्री। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 में। वायसराय थे स्वतंत्र भारत के पहले। वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन योजना रखी थी। स्वतंत्रता की प्राप्ति फाइनली भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई 15 अगस्त 1947 को। और नेक्स्ट है भारतीय गणतंत्र दिवस की स्थापना की। आज से गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा 26 जनवरी 1950 से। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी सभी हिस्टोरिकल मूवमेंट्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आई होप आपने प्रॉपर नोट्स किया। अगर नोट ना कर पाए हो तो थोड़ा वीडियो को रिवर्स करिए और नोट करते हुए चलिए। डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे यहां से। एक फ्रेंड्स ये टॉपिक भी थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है। आधुनिक भारत का ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स रह चुके हैं उनके द्वारा दिए गए स्लोगन, उनके द्वारा दिए गए नारे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको एक बार कवर कर लेते हैं। स्लोगन्स देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था। हु लाइव्स इफ इंडिया डाई? कौन जिंदा रहेगा अगर भारत ही मर जाता है? जवाहरलाल नेहरू ने ही यह बात कही थी। नेक्स्ट है हमारा आराम हराम है। ये किसने कहा था? ये नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने ही इस नारे को दिया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत की थी महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डू और डाई, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने ही भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर दिया था। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु पत्थर मिले, ये किसने कहा था? ये नारा देके किसने शुरुआत की थी आंदोलन की? महात्मा गांधी जी ने ही ये कहा था। नेक्स्ट है हमारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने इस नारे को दिया था। नेक्स्ट है हमारा जय हिंद, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली चलो, ये भी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहा था। नेक्स्ट है हमारा वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस नारे को दिया था। नेक्स्ट है हमारा इंकलाब जिंदाबाद। मोस्ट कंफ्यूजिंग नारा यह है इंकलाब जिंदाबाद। ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, जो इंकलाब जिंदाबाद नारा लिखा था वो मौलाना हजरत मोहानी ने लिखा था, लेकिन इस नारे को जो पॉपुलर किया था, इस नारे का जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था वो भगत सिंह ने किया था। इंकलाब जिंदाबाद लिखा था मौलाना हजरत मोहानी ने, लेकिन इस नारे को पॉपुलर किया था भगत सिंह ने। नेक्स्ट है जन गण मन अधिनायक जय हो। सबको पता है किसने लिखा है? हमारा राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट है हमारा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है हमारा स्वराज हमारे जनसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल, इन्होंने इस नारे को दिया था। नेक्स्ट है समूचा भारत एक विशाल बंदी घर है, पूरा भारत एक विशाल बंदी घर है, किसने कहा था? आरसी दास जी ने कहा था। नेक्स्ट चल जाते हैं, यह मेरा शरीर पे पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होंगी, लाला लाजपत राय ने
कहा था ये लाला लाजपत राय ने, क्योंकि पता है साइमन कमीशन जब आया था इन्होंने विरोध किया था, लाठीचार्ज हुई थी, उस टाइम पर ये कहा था इन्होंने गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। नेक्स्ट है हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, किसने कहा था? सॉरी, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। नेक्स्ट आ जाता है वेदों की ओर लौटो, किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जिसने सत्यार्थ प्रकाश लिखी है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्त प्रसाद जी ने। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट स्लोगन्स जो कि एग्जाम में बनते हैं, आई होप नोट करे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट एंड सीएम, लगाता हूं पीपीटी। फ्रेंड्स लास्ट ईयर जब एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होता है, एसएससी एमटीएस का एग्जाम होता है, मोस्ट ऑफ शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखे गए थे, किसी भी स्टेट के सीएम या फिर किसी भी स्टेट के गवर्नर के बारे में पूछा जा रहा था। तो जितने भी स्टेट है सबके सीएम और गवर्नर आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, नोट करते हुए चलिएगा। ये एक तरीके से आपको लर्न ही करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें कोई समझने वाली बात तो नहीं है। तो फ्रेंड्स पहला हमारा स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है, इधर सीएम है उधर गवर्नर है, इधर सीएम है और उधर गवर्नर है। सीएम जो है वो वाईएस जगन मोहन रेड्डी है। आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है वो विश्वभूषण हरिश्चंद्र है। नेक्स्ट है हमारा अरुणाचल प्रदेश, इनके जो सीएम है पेमा खांडू इनके सीएम है और जो साथ ही इनके गवर्नर है वो ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा है। नेक्स्ट स्टेट है असम। असम के जो सीएम है शरबंदा सोनवाल, साथ ही असम के जो गवर्नर है वो जगदीश मुखी है। नेक्स्ट है बिहार। बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार है, सब लोग जानते होंगे, और बिहार के जो गवर्नर है वो फागू चौहान है। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो भूपेश बघेल है और छत्तीसगढ़ की जो गवर्नर है वो अनुश्रिया यूकेई। नेक्स्ट है गोवा, प्रमोद सावंत, गोवा के सीएम जो है प्रमोद सावंत है और गोवा के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात के जो सीएम है विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर है और गवर्नर कौन है हरियाणा के? सत्यदेव नारायण आर्य। काफी सारी स्टेट के सीएम और गवर्नर के बारे में मुझे भी नहीं पता, ऑब्वियसली मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि चेंज होती रहती है। सबसे बड़ा कारण तो यही है जो हमारे आसपास के स्टेट है, जैसे कि हम यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इनके सीएम गवर्नर के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन साउथ जो स्टेट है जैसे कि कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु हुआ, उनका तो पता है, तो उनका हमें नहीं पता क्योंकि नाम भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। तेजी में पढ़ देता हूं, सुपर फास्ट मैराथन है तो लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए, फिर उसको प्रोनाउंसिएशन कर लिए। तेजी में हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। हिमाचल प्रदेश है, बस इंपॉर्टेंट ये कि डेटा निकाल के आपके लिए लेकर आ गया हूं कुछ यूनिक। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है जयराम ठाकुर है, साथ ही गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। देख थोड़ा कंफ्यूजिंग था नाम। नेक्स्ट है हमारा झारखंड के जो सीएम है वह हेमंत सोरेन, साथ ही झारखंड की गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है कर्नाटक के जो सीएम है वह बीएस येडियुरप्पा और साथ ही गवर्नर है वजुभाई रूडाभाई वाला। नेक्स्ट है केरला के जो सीएम है देखिए पिनाराई विजयन, साथ ही केरला के जो गवर्नर है वो आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान है और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और यूपी की गवर्नर कौन है? वो भी आनंदीबेन पटेल ही है। महाराष्ट्र के जो गवर्नर है महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे है, कौन नहीं जानता। साथ ही वहां के जो गवर्नर है वो भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट है मणिपुर के जो सीएम है वो एन बीरेन सिंह है। मणिपुर की जो गवर्नर है वो नजमा हिपतुल्ला है। नेक्स्ट है मेघालय के जो सीएम है वो कोनरड सेंगुमा, साथ ही मेघालय के जो गवर्नर है वो सत्यपाल मलिक है। नेक्स्ट है मिजोरम के जो सीएम है वो देखिए जोरामुथंगा, साथ ही मिजोरम के जो गवर्नर है वो पीएस श्रीधरम पिल्लाई। नेक्स्ट है नागालैंड के जो सीएम है वो नीपिहू राय है और साथ ही नागालैंड के गवर्नर आरएन रवि है। साथ ही उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के जो गवर्नर है वो प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर है। नेक्स्ट है पंजाब के जो सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के गवर्नर वीपी सिंह बेडनोरे। नेक्स्ट है राजस्थान के जो सीएम है अशोक गहलोत है। राजस्थान के जो गवर्नर है वो कालराज मिश्रा है। सिक्किम के जो सीएम है प्रेम सिंह तमांग है और सिक्किम के जो गवर्नर है गंगा प्रसाद है। नेक्स्ट है तमिलनाडु के जो सीएम है अडप्पडी के
पलनिवासमी और साथ ही तमिलनाडु के जो सीएम है आडापडी के पल्ला निवासवामी, और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। नेक्स्ट है तेलंगाना के जो सीएम है के चंद्रशेखर राव, और तेलंगाना की जो गवर्नर है डॉक्टर तमिशियाई सौंदरराजन। नेक्स्ट है त्रिपुरा के जो सीएम है बिप्लाप कुमार, साथ ही गवर्नर कौन है त्रिपुरा के? वो हमारे हैं रमेश बसई। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीलाल बेन पटेल। उत्तराखंड के जो सीएम है फिलहाल वो तीरथ सिंह रावत हैं, फिलहाल अभी चेंज हुए हैं 17-18 मार्च को, तीरथ सिंह रावत, ठीक है। 1 साल का इनका कार्यकाल है, उसके बाद वहां पर भी इलेक्शन होंगे। पहले त्रिवेंद्र जी थे, ठीक है, पहले त्रिवेंद्र थे और अब तीरथ सिंह रावत है। और उत्तराखंड की जो गवर्नर है वो बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल की जो फिलहाल सीएम है, इलेक्शन चले हुए हैं लेकिन फिलहाल के टाइम पर जब आप ये वीडियो देख रहे हो जब ये वीडियो शूट हो रही है ममता बनर्जी है फिलहाल, और गवर्नर जो है जगदीप धनखड़। बस यही है सीएम, इतने ही थे, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। आई होप आपने नोट करे हो, या फिर लिस्ट अगर आप निकाल सकते हो, लेकिन मैंने आपको इमेज के साथ थोड़ा बता दिया है। अगर आप इसको स्लो करके देखो, यूट्यूब में ऑप्शन होता है फास्ट फॉरवर्ड और स्लो करने का, तो आप थोड़ा अच्छा सीख जाओगे। मतलब 2-3 बार अगर आप इसी टॉपिक को देखो तो शायद चीजें माइंड में बैठ जाए काफी सारी। था तो थोड़ा फास्ट ही, सुपर फास्ट मैराथन, तभी तो हमने नाम रखा है, क्योंकि टाइम कम बच गया और टॉपिक बहुत ज्यादा है। तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, कौन सा आता है हमारा। कुछ टेंपल्स हैं, जैसे मॉन्यूमेंट्स बताएं, कुछ टेंपल्स हैं जो कि बहुत फेमस पॉपुलर है, उनको देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा टेंपल से रिलेटेड। इंडिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े मोस्ट पॉपुलर मोस्ट फेमस टेंपल्स हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक बड़े टेंपल का नाम दे दिया जाता है, फिर पूछा जाता है कि ये टेंपल कहां पर स्थित है। एसएससी एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए ध्यान से देखते हैं, फटाफट करेंगे थोड़ा स्पीड से। दिलवाड़ा मंदिर है, बहुत पॉपुलर है, ऐसा स्क्रीन पर दिखाई देता है। कहां पर यह स्थित है? राजस्थान के सिरहोई जिले में माउंट आबू पर्वत के ऊपर दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। नोट कर लीजिए, हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर है, ये कहां पर स्थित है? मुदेरई तमिलनाडु के अंदर। इस टाइप का बहुत पॉपुलर बहुत बड़ा मंदिर है, अक्सर आपने साउथ इंडियन फिल्म में देखा होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बद्रीनाथ मंदिर, ये कहां पर है? ये हमारा उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर है। फ्रेंड्स बद्रीनाथ का मंदिर कहां पर है? उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा श्री जगन्नाथपुरी मंदिर, ये हमारा पुरी यानी कि उड़ीसा के अंदर स्थित है श्री जगन्नाथ मंदिर। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर, आपको तो पता ही होगा गुजरात के अंदर है, जिसके ऊपर बहुत भारी लूटपाट की थी, अरबों ने आक्रमण किया था। महाकालेश्वर मंदिर जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा सिद्धि विनायक मंदिर, मुंबई में है। ऐसा माना जाता है कि अगर यहां पर कोई भी हम अपने मांगते हैं भगवान से, कुछ भी प्रार्थना करते हैं, तो वो पूरी हो जाती है प्रार्थना। सिद्धि विनायक मुंबई में है। बिलडा मंदिर राजस्थान के जयपुर में स्थित है, ऐसा दिखाई देता है। अयप्पा मंदिर सबरीमाला केरल में, एनटीपीसी की पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर, कहां पर है? भुवनेश्वर में है, उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट है हमारा महाबोधिक मंदिर, ये हमारा बोध गया बिहार के अंदर पड़ता है। महाबोधिक मंदिर भगवान बोध को समर्पित है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में पड़ता है, कामाख्या मंदिर। और फ्रेंड्स ये लास्ट हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर था, इनसे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा अगर टेंपल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। आई होप आपने नोट किया हो। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है ये भी काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर फुल फॉर्म पूछी जाती है, जैसे कि जीएसटी की फुल फॉर्म बताइए, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, कोविड-19 की फुल फॉर्म क्या होती है, बीएसईएस की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो चलिए जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है वो आपके सामने रखता हूं। पहली फुल फॉर्म है नीति आयोग, मैंने आपको बता दिया था, इसके प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और इसके सीईओ अमिताभ कांत है। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जीएसटी बहुत इंपोर्टेंट है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कोविड-19 की फुल फॉर्म कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019। बीएसईएस की फुल फॉर्म क्या है? बीएसईएस ये बिजली वाला बीएसईएस है, बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई। यूनिसेफ बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है।
यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ये एक फंड है जो कि चिल्ड्रन के ऊपर काम करता है। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन ऑफ चिल्ड्रन फंड। FSSAI, आपने बहुत ही फूड प्रोडक्ट के ऊपर ये टैग लगा हुआ देखोगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथराइज्ड ऑथोरिटी। नेक्स्ट है सेबी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड। PMKVY एक प्रधानमंत्री की योजना है, इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। नेक्स्ट है सार्क, जो कि एक सम्मेलन होता है, समिट होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसमें लगभग कुछ कंट्रीज हिस्सा लेती हैं। इसका हेडक्वार्टर सार्क का काठमांडू नेपाल में है। भीम जो एप्लीकेशन है, इसकी फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है TRAI, मैंने आपको बताया था, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, ये भी आपने टैग लगा हुआ देखा हुआ ISI मार्क, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूशन, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है नाबार्ड, जो कि एक रूरल बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है UPI, आप लोग पेमेंट वगैरह करते होंगे मोबाइल एप्लीकेशन से, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फीफा के बारे में जानते होंगे, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE, इसकी फुल फॉर्म होगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जिन लोगों ने स्कैम 1992 देखी है, या फिर अभिषेक बच्चन की जो रेड बुल नहीं बिग बुल मूवी आ रही है, BSE का उसमें जिक्र होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NHA, नेशनल हाउस बैंक। नेक्स्ट है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। BRC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और ICC क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। RO, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NASA, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। FISCCI, द फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। IFFCO, आपने सुना होगा, खाद से रिलेटेड होता है, फर्टिलाइजर से रिलेटेड। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ASSO CHEM, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। दो बार आ चुके हैं, तो ये काफी इंपोर्टेंट फुल फॉर्म थे, आई होप याद रख पाओगे और आपने नोट भी बना लिए हो। तो चलिए लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं एक बार। फ्रेंड्स, आज की मैराथन का ये लास्ट टॉपिक रहने वाला है। ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, हर एग्जाम में दो तीन क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। सोलर सिस्टम, हमारा सौर मंडल, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सोलर सिस्टम के अंदर से सभी कवर करा दूंगा, नोट करिएगा। क्वेश्चन हमारा, विच प्लेनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ, धरती के सबसे नजदीक वाला प्लेनेट कौन सा है? वीनस, जिसको हम शुक्र ग्रह बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है, विच प्लेनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, कौन सा प्लेनेट है जो कि सुबह का तारा और शाम का तारा बोला जाता है? वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह ही है। नेक्स्ट है, विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर, जिसको हम इंग्लिश में बृहस्पति बोलते हैं, हिंदी में सॉरी। विच प्लेनेट हैज द मोस्ट माउन, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके पास बहुत सारी सैटेलाइट है, उपग्रह है? द प्लेनेट विद द मोस्ट नंबर ऑफ मून्स इन जुपिटर विद 66 मून्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, विच प्लेनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, सन के सबसे नजदीक प्लेनेट कौन सा है? मरकरी, जिसको हम बुध ग्रह बोलते हैं। विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा है? वीनस, शुक्र ग्रह ये सबसे गर्म। नेक्स्ट है, विच प्लेनेट हैव रिंग्स अराउंड द, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके चारों ओर एक रिंग टाइप का बना हुआ है? सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून, ऐसे चार प्लेनेट हैं जिनके चारों ओर एक रिंग टाइप बना हुआ है। विच इज द कोल्डेस्ट एंड विच इज द कूलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ द ऑल प्लेनेट, सबसे ठंडा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? प्लूटो, जिसको हम नोवा ग्रह भी बोल सकते हैं, लेकिन ये ग्रह नहीं है क्योंकि इसकी स्पेसिफिकेशन एक ग्रह जैसी नहीं है। नेक्स्ट है, विच प्लेनेट हैज द मोस्ट वोल्केनो, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके ऊपर वोल्केनो है? वह हमारा वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह ही है। विच प्लेनेट डू नॉट हैव मून, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसकी अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है, जिसका अपना कोई उपग्रह नहीं है, जिसका अपना कोई उपग्रह नहीं है? मरकरी एंड वीनस, इनका अपना कोई उपग्रह नहीं है, जैसे कि अर्थ का अपना उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल सैटेलाइट, जिसको हम मून बोलते हैं। विच प्लेनेट स्पिन्स बैकवर्ड रिलेटिव टू द अर्थ, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो कि अर्थ के कंपैरिजन में उल्टा घूमता है? वो हमारा है वीनस, शुक्र ग्रह। विच प्लेनेट हैज अप्रोक्सीमेटली द सेम लैंड मास एज अर्थ, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसका मास और लैंड मास एरिया
अर्थ के इक्वल है वो हमारा मार्स है, तभी तो मार्स पे जाने की कोशिश करते रहते हैं हमें हमेशा साइंटिस्ट। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच स्पेस, उस आदमी का नाम बताइए जो कि पहली बार स्पेस में गया था। यूरी गार्गिन इन 1961 में गया था। हु वाज द फर्स्ट वुमन टू रीच स्पेस, वैलेंटिना टेरेजिकोवा इन 1963, ये वुमन है जो कि पहली बार स्पेस में गई थी। नेक्स्ट है द मून ऑर्बिट द अर्थ एवर, जो मून है वो अर्थ के ऑर्बिट में घूमने में कितना टाइम लगाता है, 27 दिन, 27.3 डेज, कुछ घंटे बैठेंगे लगभग ये। When does a lunar eclipse occur, यानी कि जब चंद्र ग्रहण होता है तब क्या होता है, किस सिचुएशन में होता है। When the earth is between the sun and the moon, यानी कि जब अर्थ सन के और मून के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है हमेशा। How many natural satellite of earth are there, अर्थ की कितनी नेचुरल सैटेलाइट है, केवल एक है जो कि हमारा मून है। और फ्रेंड्स ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था। आई होप आपने इसको एंजॉय करा हो। और भी काफी सारे टॉपिक बच गए, जैसे इंपोर्टेंट अवार्ड का टॉपिक बच गया, साथ ही कैपिटल करेंसी कंट्रीज की वो बच गए हैं, फर्स्ट इन इंडिया स्टैटिक जीके का पोर्शन बच गया है, इंपोर्टेंट नदियां बच गए हैं, डैम और लेक बच गए हैं। इन टॉपिक्स को किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा। और भी काफी सारे मैराथन लेकर आने वाला हूं, बेफिक्र रहिए। 12 अप्रैल से पहले, आपके एग्जाम से पहले सभी टॉपिक कवर करा दूंगा। अब फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि यहां तक लास्ट तक ये मैराथन किन किन लोगों ने देखी है। मुझे पता है काफी सारे लोगों ने स्किप की होगी। जिन लोगों ने यहां तक देखी है प्लीज लाइक करिएगा, क्योंकि वही लोग सीरियस है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बहुत मेहनत लगी सभी टॉपिक को एक साथ अरेंज करने में, सभी टॉप स्कोरिंग टॉपिक को निकाल के लेकर आने में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने में, मतलब पागल हो गए हम और हमारी टीम, तब जाकर ये डेटा निकाला है। और गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऐसा सिलेक्टिव, मोस्ट सिलेक्टिव डेटा आपको कोई प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। आप बताइएगा। तो फ्रेंड्स पसंद आए लाइक करिएगा, अपने दोस्त शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सभी टॉपिक कवर करा दूंगा। नेक्स्ट इंग्लिश के ऊपर लेकर आएंगे, जिसमें एक बार कंप्लीट इंग्लिश को देख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।